अब अगला देखेंगे जैसे, तो इसमें क्या आता है शॉर्ट आंसर्स में। पहला क्वेश्चन है, मतलब पांचवा क्वेश्चन, चार तो अपन ने कर लिए हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि, और प्रत्येक का प्रश्न क्या है, 6 अंक का। पर पहला प्रश्न है कि डिफाइन डिजीज एंड क्लासीफाई द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि रोग को परिभाषित करें और रोग के कारणों को वर्गीकृत करें। तो क्या है इसमें, जैसे रोग को परिभाषित करें और रोग के कारणों को वर्गीकृत करें, तो इसको हम बुक से ही देखेंगे। बुक के अलावा हम फालतू चीज़ों को कुछ भी मतलब कि नहीं पढ़ेंगे। क्लास नोट्स तो वैसे देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे ये है डेफिनेशन क्या है, शरीर की एक ऐसी अवस्था, यानी कि डिजीज क्या है, एक प्रकार से रोग क्या है। रोग है कि शरीर की एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर का एक अथवा अधिक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं, ठीक है, इसे डिजीज कहते हैं। अब क्या करते हैं, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कोज ऑफ डिजीज, यानी कि जो रोग के जो कारण है उनका वर्गीकरण। रोग के कारणों का वर्गीकरण किस किस तरीके से होते हैं, रोग किस तरीके से होते हैं, तो ये क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, यानी अनुवांशिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर। दूसरा होता है फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, फिजिकल या केमिकल एजेंट से, फिजिकल एजेंट जैसे ड्रग, दवा, सिगरेट, अल्कोहल, एक्सेसेस ऑफ हीट और कोल्ड, सर्दी और गर्मी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रेड या यानी कि बिजली, विद्युत या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, ठीक है, फिजिकल इंजरी ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें आता है फिजिकल एंड केमिकल एजेंट के थ्रू जो रोग होते हैं वो, ठीक है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर बता दिया है, अनुवांशिक जो है डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर अब है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रिजल्टिंग इन कैंसर, यानी कि कैंसर होता है जिसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल, यानी कि अनियंत्रित वृद्धि होती है कैंसर में कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकाओं में। फिर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा संक्रमण, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस यानी कि जो अभी कोरोना वायरस फैल ही रहा है, उसके बाद में है फंगस, ठीक है, पैरासाइट्स एटसेट्रा, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब होता है आगे जैसे डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, उसमें कुछ कमी आ जाए, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो इस कारण है गड़बड़ आ जाए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगला है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसमें है हार्मोनल माल न्यूट्रिशन एंड विटामिन डेफिशिएंसी एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कोज ऑफ डिजीज में क्या हो गया, तो इसमें एक तो अपन रोग की परिभाषा लिख देंगे रोग के बारे में, और उसके बाद में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कोज ऑफ डिजीज में हेरिडेटरी, फिर है फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, ठीक है। केमिकल एजेंट फिजिकल में ड्रग, सिगरेट, अल्कोहल, एक्सेस ऑफ हीट एंड कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड फिजिकल इंजरी, फिर अनकंट्रोल ग्रोथ रिजल्टिंग इन कैंसर, ठीक है। फिर है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एटसेट्रा, ठीक है, जो कि अब कोरोना भी चल रहा है जो वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। उसके बाद में डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें हार्मोनल या मोल न्यूट्रिशन एंड विटामिन डिफिशिएंसी एटसेट्रा, ठीक है। अब है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया कि रोग को परिभाषित कीजिए और रोग के कारणों को वर्गीकृत कीजिए। तो रोग के कारण हमने देख लिए हैं, और आप अगर हो चाहे तो शॉर्ट नोट्स तो क्या बनाएंगे, लेकिन वैसे आप सुन ही लेना और अपने बुक्स या जो भी क्लास के नोट्स हैं उसमें थोड़ा मतलब कि उसको भी देख लेना साथ साथ में, ठीक है। अब आगे हैं रोग को आगे शारीरिक परीक्षा और मूल्यांकन में नर्स भूमिका पर लघु नोट, यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन में नर्स की क्या भूमिका होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, शारीरिक परीक्षण के दौरान सिर से लगाकर अंगूठे तक की जांच की जाए, ठीक है। हीड टू टो हीड टू टो यानी कि अंगूठे सिर से लगाकर अंगूठे तक की। तो इसमें क्या है, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में क्या होता है, पहले अपन देखते हैं विजन दृष्टि, आंखों की जांच, दृष्टि में कोई दोष, स्क्लेरा का रंग, ठीक है, आंखों में स्क्लेरा का रंग, दृष्टि में कोई दोष, ठीक है। उसके बाद में ओरल यानी कि पहले आंखों की जांच, फिर मुंह की जांच, मुंह में क्या, जीभ की जांच, स्वाद की जांच, ठीक है, ये हो गया। अब आगे है कान की जांच। तो कान में क्या है, जैसे सुनने की जांच, कान की हाइजेनिक स्थिति एक्सेट्रा, ठीक है।
तो क्या हो गया, आंखों की हो गया, मुंह की हो गया, कान की हो गया। अब है गले की जांच, गले में सूजन तो नहीं है, टोंसिल का बढ़ना एटसेट्रा। फिर है चेस्ट की जांच, चेस्ट के मूवमेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। फिर है पेट की जांच, पेट में क्या है, फूड हैबिट, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह की दिक्कत तो नहीं है। फिर उत्सर्जी अंगों की जांच, उत्सर्जी अंग यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन, बाउल फंक्शन एटसेट्रा। ठीक है। फिर देखते हैं अन्य स्किन का कलर, कलर कौन सा है, जैसे स्किन का कलर देखते हैं, जॉइंडिस के कारण पीला तो नहीं पड़ गया है, या साइनोसिस है, या एनीमिया है, एनीमिया सूखा तो नहीं पड़ गया है, नेल बेड्स देखते हैं। ठीक है। फिर है सिमेट्री ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ है, बॉडी का तापमान एक्स्ट्रा हम देखते हैं। फिर है रोल ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग असेसमेंट, यानी नर्स किस प्रकार असेसमेंट करती है। बिफोर असेसमेंट, आफ्टर असेसमेंट, दो प्रकार से कर सकते हैं जिस, ठीक है, बिफोर असेसमेंट और आफ्टर असेसमेंट, दो प्रकार से। तो पहले वाला क्या करते हैं हम, रूम वेल वेंटिलाइज्ड होना चाहिए, रूम हवादार होना चाहिए, रूम में लाइट की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, जांच के हिसाब से सारे आर्टिकल तैयार होने चाहिए, मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना और पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रदान करना। ठीक है, पोजीशनिंग प्रदान करना, ये हो गया। अब है आफ्टर असेसमेंट, यानी पेशेंट को कंफर्टेबल, पहले तो असेसमेंट के पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, असेसमेंट के बाद में क्या, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान करना। फिर क्या है, आर्टिकल को डिसइंफेक्ट करना। ठीक है, आर्टिकल को डिसइंफेक्ट करना। अब है अगला देखते हैं हम 7th का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए इसमें शॉर्ट आंसर में। इसमें क्या है कि ये जो देखिए, ये है अगला 7th है, दर्द और उसके नर्सिंग प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। अब दर्द क्या है और उसके नर्सिंग प्रबंधन क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दर्द के बारे में। तो दर्द, पेन यानी कि पेन एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इन पेन क्या है, पेन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। ठीक है, जिसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिफाइन करना मुश्किल है, सोच के देखिए। तो यह एक पर्सनल व सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा पेन का परसेप्शन सेम नहीं होता है। ठीक है, सेम नहीं होता है। अब क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पेन के बारे में क्या कहा है, पेन के अध्ययन के बारे में क्या, तो देखिए उसने पेन को इस तरह डिफाइन किया, यह एक ऐसा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है जो कि या तो एक्चुअली में टिश्यू डैमेज होने से होता है, या टिश्यू डैमेज होने वाला है, या उससे हो सकता है। ठीक है, तो यह क्या है कि एक हार्मफुल स्टिमुलस है, ठीक है, जो कि टिश्यू डैमेज के लिए वार्निंग सिग्नल है, यानी कि टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, इसके लिए क्या है कि वार्निंग सिग्नल है, तो इसके कारण ये दर्द का है। तो इसमें क्या है कि नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेन, यानी कि नर्सों द्वारा जो मैनेजमेंट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है। तो पहला है नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब पहला जिसमें क्या है, पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी फ्रॉम एन इंसिजन, इस्केमिया, आइकेमिया, ट्यूमर, एनक्रोचमेंट इन ऑर्गन्स और बोन। ठीक है, तो दर्द से रिलेटेड जो भी उत्तक है, जो इंजरी हुई है उससे, यानी कि इंसिजन या आइकेमिया, ट्यूमर, एनक्लोजमेंट इन ऑर्गन, उसकी जांच करते हैं कि किस कारण उसका हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे दूसरा क्या, अब दूसरा गोल है, जैसे पहले क्या है, डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोसिस के बाद भी क्या करते, दूसरा गोल है कि पेन रिलीविंग मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना। जो पेन रिलीविंग मेडिसिन है उसको दे दी गई है, उसको सही टाइम पर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो फिर आगे है पेन की कंडीशन के दौरान पेशेंट को सपोर्ट देंगे। जो पेशेंट है, पेशेंट क्या कर रहा है कि दर्द हो रहा है उसको, तो दर्द के दौरान वो करा रहा है, तो उसको क्या है कि सपोर्ट प्रदान करना। फिर क्या है, पेशेंट को मेजर करना, उसको देखना कि उसकी स्थिति क्या, हाव भाव क्या है, या उसको मतलब कि व्यवहार कैसा है। ठीक है, मतलब मेजर करना कि उसकी दर्द की हालत क्या है दवा देने के बाद में। ठीक है, उसको आराम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसा मेजर करना। फिर क्या, पेन रिलीव करने के लिए पेशेंट को माइंड को डाइवर्ट करना, यानी कि अगर दर्द हो रहा है तो उसमें पेशेंट का माइंड क्या है कि परेशान रहता है, पेशेंट खुद परेशान रहता है, तो क्या है, उसको माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। फिर क्या, आप अदर नर्सिंग डायग्नोसिस आर, यानी कि दूसरे जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या है, एक्चुअली इंटॉलरेंस, यानी कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस, यानी कि
सक्रियता है, जैसे पेशेंट है तो उस वहाँ क्या है कि सहिष्णु स्थिति में होना चाहिए, न कि भड़काऊ स्थिति। अपने को क्या शांत स्वभाव होना चाहिए। एंजाइटी एंड फियर यानी कि डर भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको देखना चाहिए। स्लीप पैटर्न यानी कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न, उसका बीमारी में क्या बिहेवियर है वो, ठीक है। एंजाइटी एंड फियर यानी कि ऐसा कुछ देखना चाहिए कि उसको डर तो नहीं लग रहा है किसी चीज़ से। अगला है एनाल्जेसिस ड्रग्स। एनाल्जेसिस ड्रग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन ओपियोइड ड्रग और दूसरा है ओपियोइड ड्रग, ठीक है। तो एनाल्जेसिस ड्रग क्या है, जैसे ओपियोइड ड्रग और नॉन ओपियोइड ड्रग, दो कैटेगरी में। तो पहली है जैसे नॉन ओपियोइड ड्रग है एस्पिरिन और सैलिसाइलेट, ठीक है। तो एस्पिरिन और सैलिसाइलेट क्या है, नॉन ओपियोइड ड्रग है, ठीक है। यानी कि जो भी अगर कभी दर्द होता है तो अपन ले लेते हैं, एस्पिरिन ले ले या सैलिसाइलेट ले ले, ठीक है। लेकिन ओपियोइड ड्रग क्या है, कोडीन, ठीक है, हाइड्रोकोडीन एंड मेपेरिडीन, ठीक है, मेपेरिडीन, कोडीन, हाइड्रोकोडीन एंड मेपेरिडीन, ठीक है। तो ये हो गया ओपियोइड को ओपियोइड ड्रग, और दूसरा ऊपर वाला हो गया नॉन ओपियोइड ड्रग, ठीक है। अब आता है एवेल्यूशन, इसका उद्भव कैसे होता है। क्या होता है, पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी कम होती है, इनके दर्द की कम होती है, पेशेंट स्वयं का कार्य खुद करता है, पेशेंट की एंजाइटी एंड फियर कम होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन एवेल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि भाई पेशेंट को दवा देने के बाद में क्या था कि भाई उसका दर्द कम हुआ, वह खुद अपने से कार्य कर रहा है, एंजाइटी एंड फियर कम है या ज़्यादा है, या मतलब उसको देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, अब उसके अगला देखते हैं अपन, उसके अगला देखते हैं, एक मिनट, अगला देखते हैं पिता से शोध पर लघु नोट, ठीक है। तो पिता से शोध यानी कि राइट शॉर्ट आंसर कोलेसाइसिस्टिस, ठीक है। कोलेसिस्टिस पर अपन देखते हैं एक शॉर्ट नोट, यानी पिता से शोध पर एक शॉर्ट नोट अपन देखते हैं, ठीक, कि भाई कोलेसिस्टिस क्या है, ठीक है। इसके कितने प्रकार हैं, ठीक है। ये क्या 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 लक्षण हैं इसके, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या डायग्नोसिस हैं, फिर क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा, यह सब अपन देखेंगे। तो अभी अपन देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं कोलेसिस्टिस में क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि यह गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेशन है, या दो प्रकार का होता है। जैसे गॉल ब्लैडर होता है उसके जो इन्फ्लेशन है वो है, ये है कोलेसिस्टिस, और यह दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है, कैलकुलस एंड एक्यालकुलस। तो कैलकुलस में क्या होता है, पथरी बनती है, ठीक है। अपन कहते हैं पथरी, तो पथरी बनती है अन्य किसी कारण से कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, प्रतिरोध आ जाता है, ठीक है। इससे कैलकुलस कोलेसिस्टिस कहा जाता है, ठीक है। जब कॉमन बाइल डक्ट में यानी कि जो पित्त नलिका पित्त डक्ट है, कॉमन सामान्य पित्त डक्ट है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, और पथरी बन जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, कैलकुलस कोलेसिस्टिस कहते हैं, कोलेसिस्टिस कहते हैं। दूसरा क्या है कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इसे कैलकुलस कोलेसिस्टिक है, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि ठीक है। एक तो वही पत्थर से बन जाए तो उसको कैलकुलस कहते हैं, दूसरे क्या है कि किसी इन्फेक्शन से हो जाता है, उससे गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इससे क्या कहते हैं, कैलकुलस कोलेसिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर ऑफ गॉल ब्लैडर में क्या है कि भाई गॉल ब्लैडर है उसका रिस्क, उसके मतलब खतरे के रिस्क कारक क्या है उसके, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स के कारण, किसके कारण होता है, एक तो है कोलेस्ट्रॉल जो गॉल स्टोन्स होते हैं उसके कारण, फिर है मोटापे के कारण, ओबेसिटी के, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अब आगे क्या है, रैपिड वेट लॉस यानी कि वेट लॉस, वजन में कमी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग यानी कि मोटापा, ठीक है, मोटापा हो गया, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स के कारण, ओबेसिटी है, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव है, ठीक है। फिर अगला है रैपिड वेट लॉस और
फिर है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या हो गया, रिस्क फैक्टर हो गया। रिस्क फैक्टर में क्या हो गया, गॉल ब्लैडर के रिस्क फैक्टर में पहला पार्ट हो गया वह कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स के कारण। कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन्स के कारण क्या क्या होता है, तो ओबेसिटी होती है। क्या कारण होते हैं कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन के कारण, तो वह ओबेसिटी हो जाती है, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, रैपिड वेट लॉस होता है, वेट यानी कि वेट लूज होता है, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती है। फिर होता है पिगमेंट गॉल स्टोन। तो पिगमेंट गॉल स्टोन में क्या होता है, क्रोनिक हिमोलाइसिस, क्रोनिक लीवर डिजीज और बिलियरी इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि क्रोनिक हिमोलाइसिस, ठीक है। तो क्रोनिक हिमोलाइसिस होता है, उसके बाद में क्या होता है, क्रोनिक लीवर डिजीज होता है, और फिर क्या होता है, बिलियरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्रोनिक हिमोलाइसिस, क्रोनिक लीवर डिजीज एंड बिलियरी इन्फेक्शन, तो ये होते हैं इसमें पिगमेंट गॉल स्टोन्स के कारण, ठीक है। तो अब आते हैं चिन्ह और लक्षण, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है इसके, जो मतलब कि कोलेसिस्टिस होता है। कोलेसिस्टिस अभी बताया मैंने, दो प्रकार का होता है, कैलकुलस कैलकुलस। कैलकुलस मतलब पथरी का बना, कैलकुलस मतलब जिसका गल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है गल ब्लैडर में, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है, पहला है कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, दूसरा है पिगमेंट गॉल स्टोन्स। तो क्या है इसमें रिस्क, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स में क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, यूज ऑफ एस्ट्रोजन एंड ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, रैपिड वेट लॉस लूज होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होता है, ठीक है। अब आगे है पिगमेंट गॉल स्टोन के कारण, तो ये क्या है, क्रोनिक हिमोलाइसिस, क्रोनिक लीवर डिजीज और बिलियरी इन्फेक्शंस, ये होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या देखते हैं कि जो ये हो गया, इसके बाद में है ये क्रोनिक हिमोलाइसिस, क्रोनिक हिमोलाइसिस हो गया, ये हो गया। अब है देखते हैं चिन्ह और लक्षण, तो इसमें क्या होता है, क्या होता है, फीवर आता है, बुखार आता है, दर्द होता है, नाक में नक्सीर आती है, यानी कि नोचिया होता है, इंडाइजेशन होता है, अपाचन की समस्या होती है, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, यानी कि फीलिंग ऑफ प्रेशर, दबाव महसूस करते हैं, कहाँ, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में, मसल गार्जनिंग इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, मसल में देखते हैं। फिर हम मर्फी साइन देखते हैं, मर्फी साइन ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, और ब्लीडिंग टेंडेंस देखते हैं, टेंडेंसीज देखते हैं, ठीक है। अब आता है डायग्नोसिस, तो उसका डायग्नोसिस करते हैं बाई कोलेसिस्टोग्राफी, यानी कि कोलेसिस्टोग्राफी के द्वारा कोलेसिस्टिस की जांच की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है। उसके बाद में आते हैं यूएसजी फॉर कैलकुलस कोलेसिस्टिस, यानी कि यूएसजी क्या होते हैं, यूएसजी फॉर कैलकुलस कोलेसिस्टिस, ठीक है। उसके बाद में आता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल, कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। तो उसके बाद अगला क्या है, इंक्रीजेज डब्ल्यूबीसी, तो इंक्रीजेज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज। तो ये क्या हो, डायग्नोस में बाई कोलेसिस्टोग्राफी हो गया, यूज फॉर कैलकुलस कोलेसिस्टाइस हो गया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल हो गया, इंक्रीजेज डब्ल्यूबीसी हो गया। फिर है प्रबंधन, मेडिकल मैनेजमेंट, ड्रग, शुरुआत में चेनोन डिओक्सीकोलिक एसिड दी जाती है, ठीक है। क्या दिया जाता है, चेनोन डिओक्सीकोलिक एसिड दी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेडोस्कोपी, कोलेडोस्कोपी, क्लियोथोटोमी, और फिर होता है कोले एंजियोग्राफी। तो ये सब होता है इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या, कोलेसिस्टोटोमी, कोलेसिस्टोटोमी और कोलेडोस्कोपी और कोलेडोक्लाइथोटोमी, फिर होता है कोले एंजियोग्राफी, यानी कि कोलेसिस्टोटोमी, कोलेडोस्कोपी, कोलेडोक्लाइथोटोमी, और है कोले एंजियोग्राफी, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, अब ये तो हो गया मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, चेनोडॉक्सिकोलिक एसिड दी जाती है इसमें, ठीक है। अब क्या होता है नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग प्रबंधन में क्या है, पेशेंट को पर्याप्त आराम देते हैं, पेशेंट को प्रेस्क्राइब्ड एनालिसिस एडमिनिस्टर करना, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, और प्रेस्क्राइब्ड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना, ठीक है, आईवी फ्लूइड। फिर चार्ट मेंटेन करना, और फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल क्या होता है, सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर सर्जिकल पेशेंट, यानी कि जो नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है
सो इसमें क्या आता है, प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में क्या होता है, सामान्य प्री ऑपरेटिव केयर होती है जो कि यथावत रहेगी। स्पेसिफिक क्या होता है, इसमें विशेषता क्या होती है, प्री ऑपरेटिव पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाए जाते हैं क्योंकि सर्जरी के पश्चात बाइल जूस वोमिट के रूप में बाहर निकलने की संभावना रहती है। ठीक है, क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिसमें क्या होता है जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रदान की जाती है। उसके अब आगे है अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी अनकॉन्शियस पेशेंट। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 9th का क्वेश्चन है बेहोश रोगियों के कारण लिखे। तो बेहोश रोगियों के कारण क्या हैं, चलो देखते हैं। यानी कि राइट कोजेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, राइट कोजेज ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट उसके क्या कारण है देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के मतलब क्या कारण है। अनकॉन्शियस पेशेंट के जो कारण हैं उनको मुख्यतः क्या होता है कि दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चरल कोजेज, दूसरा क्या है, पहला क्या है स्ट्रक्चरल कोजेज। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कोजेज में क्या होता है कि ट्रोमा, यानी कि ट्रोमा होता है जहाँ ब्रेन में चोट के कारण मरीज कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो ट्रोमा में क्या होता है, ट्रोमा स्ट्रक्चरल कोजेज यानी कि अनकॉन्शियस पे जहाँ बेहोश मरीज रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं। एक तो क्या होता है ब्रेन में चोट लगने के कारण, ठीक है, मरीज क्या कोमे में जा सकता है। ठीक है, तो वो ट्रोमा हो गया, ट्रोमा कंडीशन हो गई स्ट्रक्चरल कोजेज में। ठीक है, दूसरा क्या है वेस्कुलर डिजीज। वेस्कुलर डिजीज सेरिब्रल इन्फेक्शन, यानी कि सेरिब्रल में इन्फेक्शन हो जाती है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। ठीक है, हेमरेज हो जाता है वेस्कुलर डिजीज में होता है ये, वो था ट्रोमा में। अब इन्फेक्शन यानी मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, फिर एनसेफेलाइटिस और ब्रेन एब्सेसिस। ठीक है, फिर होता है नियोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये तो इसमें स्ट्रक्चरल कोजेज में क्या हो गया, ट्रोमा सेंटर, वेस्कुलर डिजीज, इन्फेक्शन और नियोप्लाज्मा। फिर होता है टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी में क्या होता है, ड्रग ओवरडोज हो जाती है। ठीक है, जैसे ओपोइटिस, ओपोइटिस